वनकम वंदनों स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए, आज थोड़ा डिस्कशन में लेट हो गया, लेकिन चलते करते हैं। आज इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आज डेट है 16 अक्टूबर, वेडनेसडे है, वीकेंड का थर्ड डे है। तो देखिए, एक तो आर्टिकल ये है कि आपको पता होगा कि अचानक से जो है कनाडा और इंडिया के बीच में जो है एक कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक वॉर देखने को मिल रहा है। क्या है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है एक आर्टिकल, अभी देखिए झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बारे में है। एक आर्टिकल जो है इकोनॉमिक्स के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, मिस्टर डैरोन और साइमन जॉनसन, इन्हें जो है अल्फ्रेड नोबेल से जो है नवाजा गया है। तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, इसके बारे में ये आर्टिकल है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको पता है एससीओ की मीटिंग चल रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिस्टर सी राजामोहन जो है होप कर रहे हैं शायद एससीओ की मीटिंग में इस बार पाकिस्तान और इंडिया की जो है वार्तालाप कुछ अच्छी चीज़ों पे हो। स्पेसिफिकली जो काफ़ी लंबे टाइम से खिंचता हुआ एक रेड क्लिफ लाइन वाला जो इशू है, या फिर इसके अलावा जो डुरंड रेखा जिसको बोलते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पाकिस्तान जो इंडिया है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो इंडिया था, आज तो पाकिस्तान है, वहाँ से अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी उसे डुरंड लाइन कहते हैं, ठीक है, डुरंड रेखा कहते हैं। एक रेड क्लिफ लाइन भी होती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, ये है। और यहाँ पे 3-4 आर्टिकल एक्सप्लेनेशन पेज से ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कनाडा वाले आर्टिकल से। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है ना कि राइटर यहाँ पे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अचानक से जो है कनाडा और इंडिया के बीच में हुआ क्या है। देखिए, मैं कंटेक्स्ट बताती हूँ। अचानक से क्या हुआ कि कल इंडिया से, है ना, इंडिया में जो कनाडा के एम्बेसडर्स होते हैं ना, हाई कमीशन होता है एक नेशन से दूसरे नेशंस के बीच में, है ना, जो एम्बेसीज होती हैं। तो हाई कमीशन जो है यहाँ से लोगों को जाने के लिए बोल दिया। हाई कमीशन से 6 मेनली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो कनाडा के हैं। और इंडिया ने क्या किया, जो उनके हाई कमीशंस और जो भी प्रोफेसर कह रही हूँ, जो आईएफएस ऑफिसर थे, ठीक है, जो कनाडा में थे, है ना, उन्हें वापस अपने इंडिया बुला लिया है, ठीक है। एक्चुअली मुद्दा क्या है, मिस्टर जो प्रेसिडेंट है किसके, कनाडा के, मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अभी प्रेस मीटिंग में जो है सीधा सीधा इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है एक कम्युनिटी है या एक ग्रुप है, बिश्नोई ग्रुप, ठीक है, उसका सीधा सीधा जो है समर्थन करता है, यानी सपोर्ट करता है। और बिश्नोई ग्रुप क्या करता है, जो कनाडा के सिटीज़न हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, उन लोगों को जो है यहाँ पे मारते हैं। जैसे कि हरदीप सिंह निज्जार है, ठीक है, वो एक्चुअली कनाडा के सिटीज़न थे, उन्हें मारने की जो है एलिगेशन ये इंडिया के ऊपर कनाडा ने लगाया है, ठीक है। इसके अलावा जो है कनाडा ने ये भी एलिगेशन लगाया कि इंडिया जो है, जो खालिस्तानी जो मोमेंट है, खालिस्तानी का जो इशू है, उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्हें जो है मारता है, जो स्पेसिफिकली कनाडा में रहते हैं। ये एलिगेशन सारे किसने लगाए हैं, कनाडा ने इंडिया पे लगाया है। तो इसका सीधा सीधा जो इंडिया ने है बिल्कुल सख्त तरीके से, बहुत ही बिल्कुल रूडली जो है इसको एलिगेशंस को नकारा है, ठीक है। अगर आप पूछोगे तो देखिए, ये इशू पहले से ही हो रहा था, लास्ट ईयर भी हुआ, और अभी रिसेंटली जो है मिस्टर जस्टिन, जो कनाडा के प्रेसिडेंट है, वो और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जो है, उनकी मीटिंग भी हुई थी। देखिए, यहाँ पे ये बताएंगे, जब ईस्ट एशिया का साउथ समिट था अक्टूबर 10 और 11, तब भी मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तब भी इन्होंने एलिगेशन लगाया। तो अब जो है इंडिया बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और यहाँ क्योंकि पता क्या है, एक्चुअली कनाडा ये एलिगेशन कुछ टाइम से लगाता हुआ आ रहा है, जब से मिस्टर निज्जर का जो है अटैक हुआ है, ठीक है, कि इसको जो है हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, कैनेडियन सिटीजन थे, इंडिया की तरफ से ही मारा गया है, और जिसमें इनकी रॉ एजेंसी भी इन्वॉल्व थी। काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन अभी कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि इंडिया के रॉ एजेंसी नहीं लगाए कि क्या है, कुछ ऐसा है कि प्लेटफॉर्म में या यूएन के सामने कहीं भी जो है ये विद प्रूफ के साथ जो है यहाँ इंडिया को बोल सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पर्टिकुलरली किसी कंट्री के ऊपर एलिगेशंस लगाते हो ना, तो आपके पास विद प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मन चाहे किसी भी कंट्री को टारगेट कर दोगे, है ना। और इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 140 मिलियन में पॉपुलेशन इसके, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ इनकलकेट वाला एक कंट्री है, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ग्लोबली, है ना। चाहे वो यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम पे हो, या फिर ईरान इजराइल के मैटर पे हो, या फिर आपका जो है इजराइल पैलेस्टीन वाला जो इशू चल रहा है उसके ऊपर हो, ठीक है, चाहे यूएसए चाइना का वॉर जो है, ट्रेड वॉर चलता है, तो बहुत बड़ा एक रोल रखता है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर इस तरीके से ब्लाइंडली आपका एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। ऑल तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं
कि कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें और उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रेस मीटिंग में हुई थी, एक वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रही है, वीडियो आप यूट्यूब पे देखना, जिसमें बोला गया है उनके ऑफिसर्स ने भी कि इस पे हम जो है सिर्फ कनाडा ही नहीं, कनाडा के अलावा कनाडा के साथ और जो वेस्ट कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यूएसए है या फिर जैसे G7 कंट्रीज़ हैं। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं मैं एक बार दिखा देती हूँ। जैसे देखिए G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। तो कनाडा का ये कहना है कि बाकी जो G7 कंट्रीज़ है ना, तो ये जो जिन जिन कंट्रीज़ का रिलेशन इंडिया के साथ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस का रिलेशन है, जापान का रिलेशन है अच्छा, फ्रांस का रिलेशन काफ़ी अच्छा है इंडिया के साथ, तो कनाडा ने ये भी धमकी दी है कि वो जो है खुद के अलावा बाकी जो G7 के मेंबर्स हैं, जो इसके दोस्त हैं, उनके द्वारा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ना बहुत हिट करी है। ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन या बहुत बड़ा एक लाइन है जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट ने, इवन उनके ऑफिसर्स ने खुलेआम प्रेस मीट पे बोला है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आर्टिकल बहुत आया है, हाईलाइट हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी जैसे G7 की बात है तो ये हर साल मीटिंग करता है। ठीक है, ऑल्दो आप पूछ सकते हो कि मैम इसमें इंडिया मेंबर थोड़ी, बिल्कुल इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया एज अ गेस्ट अपीयरेंस में जो है G7 की मीटिंग में जाता है। जैसे अभी रिसेंटली इटली में जो है G7 की मीटिंग हुई थी, इस साल 2024 में इंडिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 2025 में जो है मीटिंग होने वाली है G7 की, जो समिट है वो कनाडा में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं इंडिया अपनी तरफ से क्या बोलता है, रिजेक्ट करता है, ये क्या है। लेकिन अभी जो है अपने हाई कमीशंस को कनाडा से बुलाना और यहाँ से जो हाई कमिश्नर उनके थे उनको वापस भेजना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, स्ट्रॉन्ग स्टेप इंडिया की तरफ से कनाडा के एलिगेशंस को बिल्कुल नकारने का, है ना, कि आपने झूठे एलिगेशंस लगाए हैं तो हम बर्दाश्त करते हुए नहीं बैठेंगे। ठीक है, और बाकी देखिए यूएस के ऊपर ये कह रहा है कि यूएस के थ्रू जो है ये सेक्शंस लगवाएगा, लेकिन ऑल द यूएस ने बोला है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यूएस का क्या स्टेटमेंट है वो तो अभी आया नहीं है, बाकी देखते हैं आए दिन, अब आने वाले टाइम पे वीडियो जो है आर्टिकल्स आएंगे तो। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वॉर है। ये वॉर वैसा ही है जैसे आज से 7 साल पहले 5-6 साल पहले 2019 में पाकिस्तान पे चेकमेट लगाने के लिए इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिकल 370 है उससे अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसका मेन मोटिव जम्मू एंड कश्मीर को अलग करना नहीं, इसका मेन मोटिव ये था कि इसको यूटी में कन्वर्ट करके इसका पावर जो है सेंटर के अंडर में रखना, ताकि इसकी निगरानी जो है पाकिस्तान इस पर जो है जो भी अटैक करवाते हैं या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे जो है रोकने का मेन पर्सपेक्टिव था। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हर नेशन को, देखिए हर नेशन अपनी सोवरनिटी को बचाव करता है कि कोई और नेशन आके हमारे लैंड में, हमारे टेरिटरी में इन्वॉल्व ना हो। और इंडिया तो वैसे भी डेमोक्रेटिक के साथ साथ सोवरन कंट्री है। ठीक है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। और इसके साथ साथ देखिए यहीं पे हम और डिस्कस कर लेते हैं G7 में अगर एक कंट्री को, पहले एक्चुअली क्या है, रशिया ना G7 के साथ ही था। ठीक है, लेकिन रशिया को G7 से हटा दिया जब से रशिया ने क्रीमिया करके कंट्री है, ठीक है, मेडिटेरियन के नीचे आप देखना, क्रीमिया करके, इस पे कब्जा बोल दिया था रशिया ने। तो तब से G7 की कंट्री नाराज़ हो गई रशिया से और इसको हटा दिया। तो इस वजह से G8 में तो रशिया आता है लेकिन G7 में रशिया नहीं आता। बाकी G20 में ये सारे कंट्रीज़ हैं, आप देख लीजिएगा, इसमें इंडिया भी एक प्रोमिनेंट है। और अभी आपको पता है कि 2023 में हमने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में मीटिंग्स हुई थी बहुत ही बड़े लेवल पर, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका को एज अ मेंबर का स्टैग भी दिलवाया। ठीक है, तो ये है, बाकी देखते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ऐसा बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, बट आपको मैटर इशू पता होना चाहिए कि कंटेक्स्ट चल क्या रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर बाकी जो है कनाडा या यूएसए या बाकी कंट्री क्या सैंक्शंस लगाती है कनाडा की बात से, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है, आपको पता है झारखंड और महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको पता है कि अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़ी दिन पहले ही अनाउंस किया था कि वो जो है अभी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन के बाद जो है झारखंड महाराष्ट्र करवाएगा और उसके बाद दिल्ली का होगा, क्योंकि दिल्ली में जब सीएम पे PMLA का केस लगा था तो वापस सीएम को चेंज किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली थी कि नेक्स्ट टर्न जैन के आसपास दिल्ली में आएगा। तो वही बात है, अब नेक्स्ट टर्न झारखंड महाराष्ट्र का आ गया है। ठीक है, ऑल तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल तो देखिए पॉलिटिक्स है, कौन सी पार्टी क्या आएगी, किसके कितना आएगा, कौन 400 पार है, 500 पार है, जो भी है।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा स्टेट असेंबली में जब इलेक्शंस कराते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ऑल्दो इसके बारे में अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक बार डिस्कस किया था, जब हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या, आर्टिकल 170 ये कहता है द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स जो है आप बना सकते हो किसमें, आर्टिकल अंडर 170 के तहत। इसके अलावा 172 ये करता है, ये बताता है कि कंपोजिशन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट के पास है, पहले 7 जम्मू कश्मीर के पास भी था, यानी जिसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट होते थे। लेकिन अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख के साथ यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होने की वजह से अब इसके पास जो है काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सी 6 स्टेट्स है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, इसके अलावा जो है आर्टिकल 172, दिस आर्टिकल एड्रेस द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि कब तक रहेगा। 173 डिटेल द क्वालिफिकेशन ऑफ जो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी जो आपके MLA हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। इसके अलावा 174 में ये डिस्कस करता है समन्स एंड प्रोपेगेशन फॉर द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके अलावा 175 इट प्रोवाइड्स अ गवर्नर्स एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। 212 स्टेट्स दैट वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में बेसिक जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के बारे में है, लेकिन इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक है, आ सकता है इस बार काफ़ी सारे स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है रिच नेशन पुअर नेशन। एक्चुअली कंटेक्स्ट क्या है, देखिए अभी रिसेंटली आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, इन सब को जो है एल्फ्रेड नोबेल का प्राइज़ दिया जा रहा था। तो उस समय जो है डैरोन एक्मोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को जो है यहाँ पे इकोनॉमिक साइंस का जो है जो आपका एल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया कि देखिए नो डाउट कॉलोनियल टाइम से, जब से ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन था तब से काफ़ी ज़्यादा नेशंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ गया था, क्योंकि कॉलोनाइजेशन से ये लोग क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में जाना, वहाँ के रिसोर्सेज लेना और उसको अपने कंट्री में लाके जो है कलेक्ट करना और उससे डेवलपमेंट करना। ठीक है, रिसोर्सेज का अलोकेशन कर रहे थे अपने कंट्री में। तो ऑब्वियसली इससे एक स्टेट का खजाना तो खाली होना ही था और दूसरा स्टेट भर रहा था। तो ये डिफ्रेंशिएट तो है ही है स्टार्टिंग से, हिस्टोरिकल रीजन से। लेकिन अगर आप प्रेजेंटली भी देखोगे ना तो राइटर बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस साफ दिखता है कि एक पुअर नेशन किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को रन करता है, एक जो डेवलप्ड या फिर आप कह सकते हो एक जो है वो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ बात आ जाती है कि अब बात आ जाती है कि भैया जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, वो किस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे राइटर का कहना है कि अगर आप बात करोगे जैसे कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि अगर आप मान लो कोई भी वेस्ट का कंट्री है, जैसे कि मान लो USA है। ठीक है, वेस्ट का दो प्रोमिनेंट या फिर द डेवलप्ड कंट्री में से है ये USA, क्योंकि जिसके पास 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ह्यूज इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर लीगल सिस्टम की बात करें तो वो क्लियरली डिफाइन है, इसके पास एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक लिया हुआ कंट्री है ना। इसके अलावा इसके पास जो लॉज है ना वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी है, कवरिंग टैक्सेस हो गया, ट्रेड कॉमर्स हो गया। तो ये सारे सिस्टम जो है इसके पास, यानी पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल जो इंस्टीट्यूशन है जो एक कंट्री को रन करने में बहुत बड़ा एक पिलर का काम करती हैं, वो चीज़ें बहुत क्लियर कट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं एक नेशंस के डेवलपमेंट में। लेकिन वहीं अगर आप अफ्रीका जैसे कंट्री को देख लोगे तो वहाँ पे आपको जो है पॉपुलेशन ह्यूज के साथ साथ लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो एक्सप्लॉइट होते हुए दिखेंगे। वो इकोनॉमिकल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे एक्सप्लॉइट, यानी उसका सही तरीके से रन ना होना, उसका सही तरीके से यूज़ ना होना जो है, ये फिनोमिना हमें दिखने को मिलेगा। तो यही चीज़ जो है राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। जो इस बार के 2024 के जो नोबेल लॉरेट्स हैं, मिस्टर जो डैरन हैं, साइमन हैं, जेम्स रॉबिन्सन हैं, इन्होंने यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी हद तक कुछ जगहों पे तो साफ साफ ये दिखता है कि जो कॉलोनिस्ट थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे या फिर ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी जिन्होंने भी कॉलोनाइजेशन बचाया अपना, उनका मेन मोटिव ही यही था कि अपने रिसोर्सेज से जो अपना रिसोर्सेज जो है वो बढ़ाना है। दैट मीन्स जो दूसरे कंट्री है वहाँ से रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मतलब वहाँ से रिसोर्सेज को ग्रैब करना और अपनी कंट्री में जो है रिसोर्स को एलोकेट करना। ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली बात है कि आपका जो नेशन का डेवलपमेंट है, नेशन की जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिकल हो, जोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल हो वो काफ़ी वेरिएट करेगी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑल्दो ये जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन को, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन को नहीं दिखाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है दो टेक्स अवे है इस पूरे इन्वेस्टमेंट या फिर पूरे सर्वे से हमें ये पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो बहुत बड़ा एक मेन जो है डोमिनेट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी ले लो, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी क्लियर होगा, उसकी पार्टीज सही होंगी, उसके फ्री इलेक्शंस होंगे, तो क्या होगा, उस कंट्री का जो बिल्ट होगा, जो नींव होगी वो बहुत अच्छी होगी। उसका जो ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूशंस है, वो जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से फॉलो होंगे, जो उसके सिटीजन है वो सिक्योर फील करेंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स आके भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स जो रेट्स हैं, जो टैक्स के स्लैब्स हैं, या फिर जो टैक्स से रिलेटेड या फिर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ईजिली क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे बार बार राइटर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ऑल्दो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब चाइना की अगर हम बात करें, चाइना तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी बिल्कुल नहीं है, ये तो ऑटोक्रेटिक है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्योंकि यहाँ पे लोग जो है लोग को नहीं चुनते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि राजा वाला सीन सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक है, जो एक लीडर है वही काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यहाँ पे रूल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अगर आप चाइना की ग्रोथ की बात करोगे तो वेल डिफाइंड है इसकी इकोनॉमी जो है, लेकिन फिर भी राइटर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिकली बेसिकली चाहे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये भले बहुत आगे हो, क्योंकि इसकी इकोनॉमी का अगर वेल्थ देखो तो नियरली 17 से 18 ट्रिलियन है। और तो यूएसए से ये कम है, क्योंकि यूएसए 26 से 27 ट्रिलियन के आसपास है, ये 17 से 18 है, लेकिन इंडिया से तो बहुत है गाइज, है ना। तो यहाँ पे लेकिन राइटर ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे प्रोडक्शंस की, अगर आप बात करोगे इक्वालिटी की, कि क्या वहाँ पे लोगों के बीच में इक्वालिटी इक्वल है, लोगों को अपॉर्चुनिटी सही तरीके से दी जाती है, क्या हर लेवल के लोग वहाँ पे डेवलप है, तो इसका क्वेश्चन है नो, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं ऑल तो ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि सिंगापुर जो है एक बहुत ही वेल डिफाइंड कंट्री है, बहुत ही अच्छी तरीके से इक्वालिटी पे फोकस करता है। सेम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का रन काफ़ी अच्छा है, इसलिए बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स हो गए या फिर यहाँ पे टूरिज्म हो गया, काफ़ी इनरिच है सिंगापुर, ठीक है। तो ऑल तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत है, कि दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, लैंड लॉज है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं एक नेशंस के उसको नेशन को डेवलप्ड या रिच या पुअर की कैटेगरी में लिस्टेड करने में, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पे देखिए ऑल्दो पिछले अगर 10 साल से अगर आप देखोगे तो इंडिया ने अपनी बहुत सारी चीज़ों जैसे ईज़ ऑफ डूइंग में बहुत चेंजेस करे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बहुत चेंजेस करे हैं, नए नए पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करना, सोलर एनर्जी को फोकस करना, रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करना, इसके अलावा जो है बाहर से इन्वेस्टर्स को PLI स्कीम्स के तहत जो है सब्सिडीज़ देना, फार्मर्स को सब्सिडीज़ देना, बहुत सारी चीज़ें एज अ डेवलपिंग नेशंस के तहत इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, एडवांस ग्रो कर रहा है, ठीक है। अपने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चिप्स तैयार करना हो, इन सारी चीज़ों में इंडल्ज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लॉन्ग वे लेके जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से जो है अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हुआ ना, तो एक नेशंस के डेवलपमेंट को आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में क्या एक्चुअली यहाँ पे देखिए इस पूरे आर्टिकल को रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो रेड क्लिफ क्या होता है, एक डुरंट लाइन जो है, तो डुरंट लाइन वो क्या होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक्चुअली ये जो है, देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये राजस्थान वाला जो है ये कश्मीर का हो गया आपका, ठीक है, ये गुजरात, अब यहाँ पाकिस्तान है। एक्चुअली इंडिया में तो पहले यहाँ तक था ना, आपको पता होगा, है ना, पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले तो इंडिया पूरा था यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे उस समय ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन था, तो उन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया उस समय ब्रिटिश के जो इंडिया थी वहाँ से अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची थी उसे ही जो है डुरंट लाइन कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन जो है 19th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। उस समय मिस्टर ब्रिटिशर्स थे एक, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, मिस्टर हैनरी, ठीक है, हैनरी मॉर्टाइमर डुरंट थे,
ठीक है। डुरन उन्हीं के नाम पे ही जो है, यानी डुरन, मिस्टर डुरन ले लो, हेनरी डुरन ले लो, उन्हीं के नाम पे जो है ये नाम रख दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही बाइफरकेट किया था। और उस समय अफगानिस्तान के जो किंग थे वो थे मिस्टर अमीर अब्दुल रहमान थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ करा। तो लेकिन यहाँ जो है अब 1947 के आप उसके बाद पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाइफरकेशन हो गया। तो ये लाइन जो है इंडिया से अब यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन आ गई, जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। और मिस्टर रेडक्लिफ जो है वो भी एक सर्वेंट थे, उन्होंने ही ये लाइन बनाई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और यहाँ पे ये वाली लाइन जो है अब ड्यूरेंट लाइन से हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इंडिया का थोड़ा सा पार्ट जो है अफगानिस्तान से शेयर होता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, ऑल्दो इसके वजह से भी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है बाइफरकेशन को, ठीक है। तो ये एक अलग इशू है। इसके अलावा अगर हम रेड क्लिफ की बात करें तो देखिए रेड क्लिफ जो है ये है आपका जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है जब बाइफरकेशन हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन तो डुरन लाइन है और ये वाली आपकी जो है रेड क्लिफ है। ये मिस्टर रेड क्लिफ सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। नियरली आपका बनाया गया था अप्रॉक्स 1945 के बाद, ठीक है। मिस्टर साइरल रेड क्लिफ था उनका नाम, चेयरपर्सन ऑफ बाउंड्री कमीशन थे एक्चुअली वो, ठीक है। तो उस समय इन्होंने जो है एक्चुअली इसको बोलते थे वेस्ट, जो है ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ठीक है। आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान को फिर लेटर ऑन जो है बांग्लादेश के नाम पे जो है कंट्री बना दिया गया था। तो इसको जो है रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए है कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान और इंडिया जो है मिलकर SCO के समिट में है, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आया है, क्या MOU साइन हुआ है या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसी चीज़ को जो है पुराने हिस्टोरिकल इशूज़ को जो है राइटर इस पर थोड़ा ग्लांस कर रहे थे कि हो सके अगर अच्छी बात है, अगर इस पर कुछ बात हो, इस पर कुछ जो है यहाँ पे जो टेंशन रहती हैं, टसल्स रहते हैं इन एरियाज़ में, उस चीज़ को कम करें दोनों कंट्री बात करके, ठीक है। तो यही है। तो ये पूरा आर्टिकल इसमें था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। देखिए आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है, अभी 2 दिन पहले की बात है, मिस्टर जो बाबा सिद्दीकी हैं, MLA हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ से। तो यहाँ पे फॉर्मर महाराष्ट्र के MLA थे ये, तो उनकी डेथ हो गई। ऑल्दो यहाँ पे माना गया है कि 17 साल के लड़के ने जो है उन्हें मारा है। अब बात आ जाती है कि भैया 17 साल का लड़का है, ये तो जुवेनाइल हुआ, क्योंकि 18 साल से ज़्यादा का एज का पर्सन जो होगा वो एडल्ट कहलाएगा। तो अब बात आ जाती है कि ये पर्सन जो है ये 17 है, 18 है, और जब इसकी आधार कार्ड देखा गया तो आधार कार्ड के डेट ऑफ के बर्थ के हिसाब से इसकी एज जो है वो 19 दिखा रही है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। हमारे इंडियन जो कोड, हमारे इंडियन जो जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जो है अगर 18 से कम है तो वो जुवेनाइल जस्टिस के अंडर में कवर होगा, चाहे उसने किसने भी हीनियस क्राइम किया हो। अगर वो 18 से ज़्यादा है तो फिर एडल्ट्री के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि भैया क्या प्रूफ करें। तो देखिए वैसे तो अगर आप नॉर्मली देखोगे ना कि भैया कोई 18 साल का, ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है एक्चुअली क्या है इसमें अभी इसके महाराष्ट्र के कोर्ट में जो है जो जज है उन्होंने क्या बोला है, बोन ऑसिफिकेशन कराने के लिए बोला है, ठीक है। ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो 17 साल से ही कम है और उसने क्राइम किया है और पता है वो जुवेनाइल है, तो इसको प्रूफ कैसे पता चलेगा। वो है अंडर सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आपको जो है, यानी जो पुलिस है ना वो पहले देखती है डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट में जो स्कूल्स में मिले होते हैं 10th का, या फिर मर्टिकुलेशन का देखते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत या फिर जो है इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें इसका बर्थ डेट लिखा होता है, उसके बेसिस पे कंफर्म किया जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं हैं तो ही जो है जुडिशरी जो है ये ऑसिफिकेशन के टेस्ट के लिए अलाउ करती है। दैट मीन्स ये लास्ट रिजॉर्ट है जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि अब पता कैसे चला है कि इस पर्सन की एज जो है अंडर 18 है या फिर अबव 18 है, ठीक है। तो वही वाला मामला यहाँ पे अटका है। तो अब बात आ जाती है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है। देखिए यहाँ पे एक्सरे होता है बोन्स का, ठीक है। एक्सरे के बेसिस पे क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जैसे हैंड्स हो गया, रिस्ट हो गया, इन चीज़ों को स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स होती हैं, उनका जो है एक्सरे करवा के देखा जाता है कि वो जो बोन है वो फ्यूटस से लेकर जो उसका एडल्ट स्टेज में, एडोल्सन में किस तरीके से डेवलप्ड होता है, उसके बेसिस पे आप एज के क्राइटेरिया को बता लगा सकते हो, ठीक है। ऑल्दो देखिए इस पर क्वेश्चन है क्योंकि ये
एग्जैक्ट एज तो नहीं बताएगा, है ना, कि भैया एग्जैक्ट 18 है, एग्जैक्ट 19 है इसकी या 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसको लास्ट ही माना जाता है कि जब ऑप्शन ना हो। तो इसके केस में भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले, अभी 1 साल पहले की बात है, एक केस आया था ऑसिफिकेशन का जिसमें एज 17 से 18 के बीच में बताई जा रही थी ऑसिफिकेशन टेस्ट से। तो वहाँ पे जो है दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला पॉक्सो एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत जो है, अगर पर्सन 17 से 18 है तो हायर एज जो है, हायर जो है उसी को ही माना जाएगा। दैट मीन्स उस केस में उस पर्सन की 19 एज मानी जाएगी। तो फिर वो एडॉल्सन के बेसिस पे जो है इसको, यानी इसका जो क्राइम है वो एज ए एडॉल्सन देखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने 17 साल ही हुआ, जैसे मान लीजिए 18 से कम है, 17 साल कुछ महीने हैं, और उसने ऐसे हीनियस क्राइम किया, किसी का मर्डर किया है, तो क्या होता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसका मिनिमम जो प्रिजनमेंट होता है ना वो 7 साल का होता है। इसके अलावा जो है 3 साल तक जो है इसको एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत जो ना एक अलग बोर्ड में रखा जाता है, जिसमें इसको, इसका जो मेंटली है वो चेकअप होता है, एक स्पेशल होम में उस बच्चे को रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा केस है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ताहड़ एक न्यूज़ है, एक्चुअली ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अभी आपको पता होगा कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। तो अब बात आ जाती है कि इजराइल वापस अटैक करेगा ईरान पे, तो ये तो चीज़ अश्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ होने का चांस ज़्यादा है। तो अमेरिका ने अभी इजराइल को जो है ताहड़ ये जो यूएस मिसाइल डिफेंस है वो गिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये वही बात है ना, टेंशन को और बढ़ाने वाली बात है। तो ताहड़ देख लेते, ताहड़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी है, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें 6 माउंटेड लॉन्चर्स हैं, 48 इंटरकॉप्टर 8 पर लॉन्चर है। काफ़ी अच्छा फ्रिक्वेंटली वाला रडार वाला जो है ये मिसाइल है। इसकी रेंज अगर आप बात करोगे तो ज़मीन से 1000 किलोमीटर मीडियम रेंज से लिमिटेड इंटर जो चेंज है उसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। दैट मीन्स एक जगह से आप 5000 किलोमीटर तक जो है दाग सकते हो इस मिसाइल को, ठीक है। काफ़ी पावरफुल है ये। और ऑल्दो जब यूएसए से पूछा गया तो आपने क्यों गिफ्ट किया है, तो उन्होंने बोला कि यूएस मिलिट्री के जो सपोर्टिव्स होते हैं, जैसे कि इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है, या और भी जो कंट्रीज़ है उसे हेल्प करती हैं वो अपने साइन, अपने ट्रीटी के बेसिस पे। खैर ये ताहड़ आप याद रख लीजिएगा, न्यूज़ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस के बारे में। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, कोई सोप यूज़ कर रहे हो, आपने देखा है वो कहते हैं कि इको फ्रेंडली है भैया हमारा ये तो, ठीक है, या फिर बहुत नेचुरली बना है ना। तो ये आप इको फ्रेंडली, नेचुरली, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो सच में इको फ्रेंडली है? क्या प्रूफ है? तो इसी को बोलते हैं, ये सारे जो है ये लाए हैं। दैट मीन्स ये झूठ है, ये फेक जो है ये टैग्स यूज़ की जाती है कंपनीज़ के द्वारा, जिसको बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइनली अभी 1 साल पहले एक्चुअली 2021 में भी ना ग्लासगो में बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था इस ग्रीन वॉशिंग के द्वारा। क्योंकि क्या होती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है, एमएनसीज़ होती हैं, वो इस ग्रीन वॉशिंग टर्म्स का, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा ये जैसे मान लो कि भैया ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत सस्टेनेबल है, बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये टर्म बहुत सुने होंगे। तो ये फ्लॉज हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भले भतेरे एक इतना केमिकल डाल के कोई प्रोडक्ट बना होगा, लेकिन वो कहेंगे इको फ्रेंडली है। काय का इको फ्रेंडली है भैया? आपने पूरे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा के, आपने पूरे डिफॉरेस्टेशन करके आपने वो प्रोडक्ट बनाया है ना। तो इस चीज़ को ही फाइनली फुल स्टॉप करने के लिए अब सेंटर ने क्या निकाला है? सेंटर ने निकाला है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नेचर के जो प्रोडक्ट्स इस तरीके से एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनके लिए अब द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग इन्वायरमेंट क्लेम्स जो हैं लगाए हैं अंडर द CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत। ऑल्दो ये काम किसके तहत करेगा? ये काम करेगा आपका जो ऑलरेडी है, यानी गाइडलाइन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रेम 2022 के तहत ही ये काम करेगा आपका जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ये वाला जो आपका गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग इन्वायरमेंट क्लेम्स जो हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भैया आप ग्रीन वॉशिंग के तहत, अब सीधा मैं बताती हूँ जैसे क्या है इसमें ओवरऑल क्रिप्स क्या है कि अगर आप मानो आप कह रहे हो कि हमारा ये इको फ्रेंडली है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये दूध जो है ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, आप बोल रहे हो ना, ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन आप इसको प्रूफ करो।
आप प्रूफ करो, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो कस्टमर को कि इस तरीके से फेक टैग लगा के कि भैया आपके प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए कि ये मेरा जो है नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो आप इसको प्रूफ करो। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आप ये टैग यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मेन जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। वरना अगर आपने इन सारी चीज़ों का यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल इको फ्रेंडली है, गुड प्लांट है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, ये बिना अगर प्रूफ के आपने किया ना तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, आपके ऊपर केस होगा। तो ये मेन मोटिव है इस पूरे आर्टिकल का, ठीक है। अब जैसे कोई जैसे वो कहते हैं कि नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है। अब जैसे अब सोचिए ना, सिगरेट भी होता है तो कहते हैं फिल्टर वाला है। क्या फिल्टर वाला, उससे सोचिए कितना हार्मफुल होता है, कितने प्रोडक्ट्स, कितनी सारी चीज़ें आप प्लांटेशन को ख़राब करते हो, कितने सॉइल को बर्बाद करके वो चीज़ प्लांटेशन बनाई जाती है इसका टोबैको का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप क्लेम जो है नहीं लगा सकते हो, स्पेसिफिकली ये गाइडलाइंस निकाली गई है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका आर्टिकल था। तो आज का आर्टिकल ये है। थैंक यू।